हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। तो ये आप लोगों को जीएस, आपको पता होगा ये चीज़, ये आप लोगों को जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है। एयर पॉल्यूशन जनरल स्टडीज़ पेपर 2। तो ये एयर पॉल्यूशन तो आप लोगों को वैसे सबको पता होगा, वायु प्रदूषण क्या होता है। बस हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि हमें परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे एयर पॉल्यूशन और वायु प्रदूषण से, तो उसे हमें कैसे लिखना है। जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें नंबर स्कोर करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो हमें पता होना चाहिए कि लिखने का तरीका क्या है। और हमसे अगर पूछा जाए क्या पूछा जा सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इससे पहले ये आपका जो एयर पॉल्यूशन है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये चीज़ आपका पढ़ना होता है आपको, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इस वीडियो को भी हम लोग दोनों मीडियम से देखेंगे, हिंदी मीडियम से भी देखेंगे और इंग्लिश स्टूडेंट के लिए भी देखेंगे, जिससे किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन एयर पॉल्यूशन और वायु प्रदूषण से क्या पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूछा जाएगा आपसे व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण क्या होता है। एंड सेकेंड इज कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन, इसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, कितने प्रकार के वायु प्रदूषण होते हैं, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। और सेकेंड इज व्हाट इज काउज, मतलब कारण क्या है वायु पॉल्यूशन। अगर वायु प्रदूषण हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उसके कुछ कारण होंगे, उसके कुछ काउज होंगे, उसके कुछ कारण होंगे। एंड सेकेंड थिंग इज दे विल आस्क इन योर एग्जाम व्हाट इज इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या है। अगर वायु प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, तो उसके कुछ असर होंगे आपके ऊपर या कहीं भी आपके एटमॉस्फेयर में, आपके वायुमंडल में, उसके कुछ प्रभाव होंगे। और अगर ये दोनों चीज़ होंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर इसका वायु प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि इसको हम हटा सकें, कम से कम कर सकें। तो वो चीज़ हम देखेंगे। ये सारी चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन, उसके कारण क्या है, उसके असर क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या है, उसको हम कैसी गवर्नमेंट स्कीम क्या है, जो हमारे गवर्नमेंट है वो ऐसा क्या स्कीम लाएं कि वायु प्रदूषण को हटा सकें, कम से कम कर सकें। तो पीछे की वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है आपको, आप पूछिए और आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो भी आपको दिक्कत होती है मैं आपका मैसेज का रिप्लाई दूंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे पॉल्यूशन। व्हाट इज पॉल्यूशन, प्रदूषण क्या होता है। या आपको अगर पूछा जाए एग्जाम में एयर पॉल्यूशन, कोई भी पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और भी डस्ट पॉल्यूशन है, रेडियो एक्टिविटी पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है, तो जो भी पूछा है तो आपका स्टार्टिंग ऐसे होना चाहिए। पहले पॉल्यूशन लिखो आप, फिर उसके टाइप्स लिखो क्या होता है। ये सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो व्हाट इज़ पॉल्यूशन, पहले देखिए मैंने इंग्लिश लिखा है, दूसरा हिंदी लिखा है। तो व्हाट इज़ पॉल्यूशन, प्रदूषण क्या होता है। पॉल्यूशन इज समथिंग इंट्रोड्यूस इनटू द एनवायरनमेंट दैट इज़ डर्टी, अनक्लीन और हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, पॉल्यूशन हम उसको कहते हैं, पॉल्यूशन एक ऐसा चीज़ है जो पर्यावरण में गंदी, अशुद्ध, कोई भी चीज़ अशुद्ध या हानिकारक प्रभाव डालती है। ये बहुत आसान है कि कुछ भी ऐसा चीज़ जो आपके सराउंडिंग में या आपके चारों साइड जो भी है, अगर वो चीज़ आपको आपके एनवायरनमेंट में कोई भी गंदी प्रभाव डालती है, आपको उससे हानि होता है, उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। कोई भी चीज़ आपके पर्यावरण को गंदा करता है उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं, उसको हम प्रदूषण कहते हैं। तो आगे देखिए आप, पॉल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंज द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर, सॉइल एंड अदर फिजिकल थिंग्स दैट में हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइफ और क्रिएट अ पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब आप समझिए ये क्या बोल रहा है। जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, एक अनडिजायरेबल चेंज है, ये हमें नहीं चाहिए। अनडिजायरेबल चेंज है जो कि चेंज द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, जो आपका जो भौतिक है, फिजिकल है, जो आपका केमिकल चेंजिंग है ऑफ एयर, एयर का सारे चेंज हो जाते हैं। मतलब एयर हुआ आपका, हवा हुआ, वाटर है, सॉइल का,
जो भी अनडिजायरेबल चेंज है, जो हम चेंज नहीं चाहते हैं, जो हम परिवर्तन नहीं चाहते हैं, और वो पॉल्यूशन के कारण चेंज हो जाता है एयर में, वाटर में, मिट्टी में, और अदर जितने भी फिजिकल थिंग्स हैं, जितने भी फिजिकल थिंग्स हैं, जैसे कि आपका पेड़ हुआ, बहुत जितने भी आपके पर्यावरण में जो भी चीज़ है, अगर वो चेंज हो जाता है, जिसको आपको चेंज नहीं करना है, उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। जो में हार्मफुल इफेक्ट, जो आपको हानि पहुंचाता है, आपके लाइफ को हानि पहुंचाता है, और यह क्रिएट अ पोटेंशियल हेल्थ विजार्ड, और आपके जो आपका स्वास्थ्य है उसमें भी खतरा पैदा हो सकता है। जो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी आपके अर्थ पे, जो भी धरती पे जो भी जीवित चीज़ें हैं, उसके स्वास्थ्य में खतरा पैदा हो सकता है पॉल्यूशन की वजह से। तो आप यहाँ हिंदी में देखिए, जो प्रदूषण है वो वायु, जल, मृदा, मिट्टी और अन्य भौतिक चीज़ों की भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं का अवांछनीय परिवर्तन है। जो परिवर्तन हम नहीं चाहते हैं, वो परिवर्तन प्रदूषण की वजह से हो जाता है। जल में, वायु में, मिट्टी में, और अन्य बहुत भौतिक चीज़ें हैं हमारे पर्यावरण में, और जो भी जैविक विशेषता, उसमें चेंजिंग आ जाता है, जो जीवन को हानिकारक रूप से प्रभावित कर सकता है, या किसी भी जीवित चीज़ का संभावित स्वास्थ्य खतरा पैदा कर सकता है। तो बस पॉल्यूशन बहुत नॉर्मल चीज़ है। आप इसे देख लीजिए एक बार कि पॉल्यूशन क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है। आप उसको आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आगे देखिए आप, पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक। प्रदूषक और पॉल्यूटेंट क्या था? जो प्रदूषण फैलाता है, जो भी गैस है या जो भी चीज़ें हैं आपके पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में, जो प्रदूषण फैलाता है, जो पॉल्यूशन फैलाता है, उसी को हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। देखिए आप, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज़ दैट काउजेज पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। कोई भी पदार्थ जो प्रदूषण का कारण बनता है, उसे प्रदूषक कहा जाता है। जो भी पदार्थ प्रदूषण का कारण बनता है, उसे प्रदूषक। बहुत आसान लिखा हुआ है, इसे आप खुद से ही पढ़ के समझ सकते हैं। बस आप इसको एक बार देख लीजिए कि एग्जाम में आएगा तो आपको पहले से कहाँ से स्टार्ट करना और कैसे लिखना है। दूसरा क्या है, फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए एग्जाम्पल के लिए, एयर जो पॉल्यूशन होता है आपका, इज काउज्ड बाय एयर पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या होता है? जिससे हमारा जो भी कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई भी खाद हो, कोई भी पदार्थ हो, जिससे पॉल्यूशन होता है। कोई भी टॉक्सिक चीज़ हुआ, जो जहर हुआ, वो भी आपका पॉल्यूशन है, क्योंकि आपके जो स्वास्थ्य है उस पर हानि पहुंचाता है। तो एयर पॉल्यूटेंट काज बाय एयर पॉल्यूटेंट। तो एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो इससे एयर पॉल्यूशन होता है। तो इसको जो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है आपका? पॉल्यूटेंट, ये प्रदूषक है, क्योंकि ये आपको पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, प्रदूषण फैलाता है आपके पर्यावरण में। तो इसी को हम प्रदूषक कहते हैं। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषकों के कारण होता है। आपको पता है प्रदूषक क्या होता है? जो प्रदूषण फैलाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से हमारे लाइफ पे, हमारे ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है। आगे देखिए आप, तो ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण का वर्गीकरण, मतलब पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या, देखिए एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, बहुत अलग किताब आप पढ़े होंगे तो अलग अलग टाइप से लिखा होगा, वो भी सही है। लेकिन आपको अगर ज़्यादा नंबर लाना है तो आप इस तरह से लिखिए। तो आपका जब कॉपी चेक किया जाएगा तो उनको भी अच्छा लगता है चेक करने में कि आप एक अच्छे तरीके से लिखे और ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको। तो देखिए मैंने जैसे लिखा है, फर्स्ट क्या है, ये देखिए पहला इंग्लिश में लिखा है, उसी का दूसरा हिंदी में लिखा हुआ है। पहला क्लासिफिकेशन, पहला वर्गीकरण क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट वेर इट अकर मोस्ट। पहला हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में के हिस्से के आधार पर जहाँ सबसे अधिक प्रदूषण होता है, जहाँ सबसे अधिक पॉल्यूशन होता है। कहाँ सबसे अधिक होता है? देखिए पहला क्या है? एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। दूसरा वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। और तीसरा क्या है? सॉइल पॉल्यूशन, मिट्टी प्रदूषण। तो पहला क्या है टाइप, पहला प्रकार क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट वेयर इट अकर मोड। सबसे ज़्यादा जहाँ पॉल्यूशन होता है उसके आधार पे हम देखें, ये 3 टाइप होते हैं। ऐसे आप लिखिए एग्जाम में, तो बहुत आसानी से आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। यू कैन गेट अ गुड मार्क्स एंड आफ्टर दैट यू कैन गेट अ गुड रैंक। आप अच्छा रैंक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा देखिए, ऐसे लिखिए आप, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखिए कौन कौन से पॉल्यूशन है, कौन कौन से प्रदूषण है।
तो पहला क्या है, नेचुरल। तो नेचुरल मतलब प्राकृतिक द्वारा जो आपको पॉल्यूशन प्रदूषण होता है, प्राकृतिक के द्वारा ही बहुत सारा प्रदूषण होता है। आप देखिए जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन आप ज्योग्राफी में पढ़िएगा, मैं भी आपको बता दूंगा। तो वॉल्केनिक इरप्शन क्या है, आपका प्राकृतिक है, जिसके कारण आपको पॉल्यूशन होता है। वॉल्केनिक इरप्शन का हिंदी क्या है, ज्वालामुखी विस्फोटक। प्राकृतिक, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। तो पहला क्या है, नेचुरल, उसको एग्जाम्पल क्या, उदाहरण क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन और ज्वालामुखी विस्फोटक। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो अपना आप हिंदी लिखिए ये चीज़, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो हिंदी लिखिए, वो इंग्लिश लिखिए। तो ज्वालामुखी विस्फोटक में उससे क्या होता है, जब विस्फोट करता है तो उससे बहुत सारे हीट निकलते हैं, आग निकलता है, जो भी आपका, तो आपके पर्यावरण में जो जैसे हवा है वो नॉर्मल रहती है, एयर है, तो उसको ये गर्म करता है। जो भी चेंज आया आपके पर्यावरण में अलग, उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। तो क्या करता है, गर्म कर देता है ये चीज़ आपके एनवायरनमेंट को, आपके जो भी आप जहाँ रह रहे हो वो जगह को बहुत गर्म कर देता है, उस प्लेस को, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है। तो ये देखिए आप, ग्लोबल वार्मिंग भी आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। तो बी क्या है, ये जितने भी प्रदूषण पॉल्यूशन है उसको हम अलग अलग भी बाद में देखेंगे, बस यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन देखिए। तो दूसरा क्या है, एंथ्रोपोजेनिक। ये आपने शायद नाम नहीं सुना हो, लेकिन आप देख लीजिए, सुना हो तो ज़्यादा बेटर है। तो एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक, इसमें क्या होता है, जो मैन मेड पॉल्यूशन सच एज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और एग्रीकल्चर पॉल्यूशन, इसमें क्या होता है कि जो हम, जैसे कि हम लोग जो इंसान हैं उसके द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री में बहुत सारे गैस यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे पेट्रोल, तेल, बहुत चीज़ यूज़ की जाती है, तो उससे जो जितने भी जहरीली चीज़ निकलती है, धुआं निकलती है, तो उससे भी पॉल्यूशन होता है, आपको पता है। और एग्रीकल्चर पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर में बहुत सारे आजकल हम लोग खाद यूज़ करते हैं, बहुत, इसमें भी हम लोग लाइव स्टॉक यूज़ करते हैं, बहुत हम फीड ट्रक यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे मशीन यूज़ करते हैं, जिससे भी पॉल्यूशन होता है, आपको मैं आगे बताऊंगा। तो अभी देखिए आप, मानव जनित मानव प्रदूषण, जैसे औद्योगिक प्रदूषण और कृषि प्रदूषण। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन, सेकेंड आप समझ गए कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति क्या है, एक तो नेचर से होता है, एक प्राकृतिक से होता है, एक मेन मतलब मानव से होता है उत्पत्ति, ठीक है। कौन कौन सी उत्पत्ति होती है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और एग्रीकल्चर पॉल्यूशन, तो हम ही लोग करते हैं ना ये चीज़। पहला मानव औद्योगिक प्रदूषण, दूसरा कृषि प्रदूषण। ये आप ऐसे ही लिखिए एग्जाम में आप, तो आप अच्छा कर लीजिएगा, आसान है, बस आप 4 से 5 बार इसको आप लिख के देख लीजिए, आप कभी नहीं भूलिएगा ये चीज़। थर्ड क्या है, तीसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट, प्रदूषक की भौतिक प्रकृति के अनुसार, जो भी फिजिकल नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट है उसके अनुसार भी आप देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। पहला क्या होता है, गैसियस पॉल्यूशन, गैस प्रदूषण, गैस भी बहुत सारे ना, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, तो बहुत सारे गैस हैं, उसके कारण हमारा ये सब क्या है, हमारा भौतिक प्रकृति के अनुसार फिजिकल नेचर ऑफ पॉल्यूशन है हमारा ये। दूसरा क्या है, धूल प्रदूषण, डस्ट पॉल्यूशन। तीसरा क्या है, नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। एंड फोर्थ क्या है, डी, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियोधर्मी पॉल्यूशन। तो वैसे मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें तो आपने सुना होगा, मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा भी अलग अलग से, लेकिन यहाँ पे आप देखिए रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और एटॉमिक बम। मैंने क्या बोला, आप हिंदी में सुनिए कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में क्या होता है, आपने सुना होगा, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, उदाहरण ले लो, जैसे कि बम फेंकते हैं, तो आप जैसे कि मतलब दीपावली में भी जब आप बम पटाखे छोड़ते हो उससे धुआं निकलता है, तो वो इसी के अंदर आता है। जो बम हुआ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, परमाणु हथियार आपने सुना होगा, जो परमाणु हथियार का टेस्ट किया जाता है, अगर कोई देश परमाणु बनाता है, हथियार बनाता है, तो उसका पहले वो टेस्ट करता है, उसका वो निरीक्षण करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे गैसें निकलती हैं, उसमें भी बहुत सारे गैस निकलती है परमाणु हथियार बनाने में। तो उससे कौन सी गैस निकलती है, अल्फ़ा पार्टिकल्स, पता होगा आपको, अल्फ़ा निकलती है, फिर बीटा निकलती है, बीटा पार्टिकल्स, एंड थर्ड क्या है, गामा रेज। ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का बता रहा हूँ आपको। तो इससे क्या होता है, आपको जो इससे क्या होता है, ये सब रे से बहुत सारी चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे कि प्लांट मतलब पेड़ पौधे, एनिमल जानवर, फिर ह्यूमन लाइफ,
जो भी हमारी लाइफ है, जो भी इंसान की ज़िंदगी है, वो भी डिस्ट्रॉय, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन आप समझ गए क्या होता है, वो मैं आगे आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, पूरा अच्छे से बताऊंगा, बस आप देख लीजिए। तो 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं पॉल्यूशन, तो आप उसको अच्छे से आप देख लीजिए। मैंने बताया यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसको आप अच्छे से लिखिए, याद कीजिए, बहुत आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फिर आपको अलग से बता दूंगा। चलिए आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण क्या होता है। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, आप लोगों को ये चीज़ पता होगा, बस आप देख लीजिए कि हमें लिखना कैसे है। द एयर पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज एन इम्बैलेंस इन क्वांटिटी ऑफ एयर विच एडवर्स इफेक्ट बायोटिक कम्युनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आपका एयर, जो भी आपका एनवायरनमेंट में, जो भी पर्यावरण में, अगर उसमें कुछ इम्बैलेंस होता है, मतलब कुछ भी चेंज होता है जो आपको नहीं चाहिए, कुछ भी हुआ, जैसे घर में आप खाना बना रहे हो तो गैस जब जलाते हो तो उससे क्या होता है, आग निकलती है जो आपके चूल्हे में, तो उससे भी कुछ टेम्परेचर निकलता है, उससे भी कुछ हीट निकलता है। जब आप खाना बनाओगे हीट निकलेगी, आपको पता है। तो कुछ चीज़ वहाँ पे गर्म हो गया आपके एनवायरनमेंट में, वहाँ आपके किचन में, तो वो आपका एनवायरनमेंट में चला गया। वो गर्म जो है, हीट है, वो टेम्परेचर है, वो आपका तापमान है, वो आपके एनवायरनमेंट को गर्म कर रहा है। तो वो भी आपका जो क्वांटिटी ऑफ एयर है, जो आपका एयर है, जो हवा है, उसको चेंज कर रहा है, उसको इम्बैलेंस कर रहा है। तो उसे भी हम एयर पॉल्यूशन कह सकते हैं। बस क्या होता है, वो छोटा सा पॉल्यूशन होता है, मतलब कम होता है, जिसको हम निग्लिजिबल कर देते हैं। बट एयर पॉल्यूशन वो भी आप लिख सकते हो। जैसे कोई सिगरेट पीता है तो उससे भी तो धुआं निकलती है, तो वो भी एयर पॉल्यूशन है। तो सारे जितने भी आपका एयर है, आप सीधा बात समझ लो कि जो भी आपके एयर को, आपके हवा को इम्बैलेंस, मतलब कुछ भी चेंज करता है, उसमें गंदगी फैलता है, थोड़ा सा भी चेंज हुआ मतलब पॉल्यूशन है। तो इन अदर वर्ड्स द कॉन्टेमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल, मैंने बोला अनडिजायरेबल एयर पॉल्यूटेंट, जो भी अनडिजायरेबल है, जो हमें नहीं चाहिए, विच एडवर्सली इफेक्ट एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ लोअरिंग क्वालिटी ऑफ एयर। जो भी अनडिजायरेबल एयर पॉल्यूटेंट है, वो हमारे मतलब जो एयर है उसको क्वालिटी नीचे गिरा देता है, उसी को हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। जो भी पॉल्यूटेंट है, ठीक है, पॉल्यूटेंट बहुत सारे हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो वायु प्रदूषण को वायु की मात्रा में जो भी असंतुलन हुआ, जो भी चेंजिंग हुई के रूप में परिभाषित किया गया है, जो जैविक समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जैविक समुदाय, बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। जैविक मतलब क्या है, जो भी चीज़ें, जीवित चीज़ें जो भी हैं, आप छोटा सा इंसेक्ट भी, कीड़े पे भी देख लो, वो भी जिसमें जान है, उस पर ही पॉल्यूशन का असर पड़ता है। तो वायु प्रदूषण को वायु की मात्रा में जो भी असंतुलन है, जो भी चेंजिंग हुई, इम्बैलेंस इन क्वांटिटी ऑफ एयर, जो भी चेंजेस हुई, उसको हम एयर पॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरे शब्दों में अवांछनीय वायु प्रदूषक का दूषण, जो वायु की गुणवत्ता को, वायु की जो भी गुणवत्ता है, जो भी क्वालिटी है, कम होने के कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ये आप समझ के, बहुत आसान है, आप देख लीजिए, एक बार ऊपर से नीचे आप खुद पढ़ लीजिए, आप आसानी से समझ जाइएगा। जो भी चेंजिंग हुई आपके हवा में, एयर में, किसी भी पॉल्यूटेंट की वजह से, किसी भी प्रदूषक की वजह से, वो आपका एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। आगे आप देखिए उसके कारण क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण देखिए आप, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है। यहाँ देखिए, पहला इंग्लिश में, दूसरा हिंदी में। कारण क्या है, एयर पॉल्यूशन कम फ्रॉम वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज से आते हैं एयर पॉल्यूशन, आपको पता है। सम ऑफ द मोस्ट एक्सेसिव सोर्स, इसमें से जो सबसे ज़्यादा जो आपके एयर पॉल्यूशन फैलाता है, इंक्लूड व्हीकल, आपके जो व्हीकल है, गाड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग एग्जॉस्ट, व्हीकल और मैन्युफैक्चरिंग एग्जॉस्ट, फॉरेस्ट फायर, जंगल में जो आग लगती है, व्हीकल मतलब आपके जो कार हैं, बाइक हैं, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी चीज़ आप मैन्युफैक्चरिंग में जो भी चीज़ आप बनाते हो, कार बनाओ, कोई इंडस्ट्री में कुछ भी बनाओ, तो उससे एग्जॉस्ट मतलब क्या, जो बाहर आपने कहीं देखा हुआ, गया होगा, आप चिमनी गए होंगे, धुआं निकलता है ऊपर, वैसे भी जितने भी इंडस्ट्री हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर से धुआं निकलता है, एग्जॉस्ट उसी को कहते हैं। एग्जॉस्ट मतलब कुछ भी बाहर निकाल रहा हो, तो उस धुआं से पॉल्यूशन होता है। फॉरेस्ट फायर, जो जंगल में आग लगती है। वॉल्केनिक इरेप्शन, मैंने बताया, ज्वालामुखी जो विस्फोट करती है। एंड अदर नेचुरल सोर्स और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और भी बहुत सारे नेचुरल सोर्स हैं जिससे पॉल्यूशन होता है, मैं बताऊँगा। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग भी
जो आप कंस्ट्रक्शन करते हो उसमें भी बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं। आप जैसे सीमेंट भी लेते हो ना, सीमेंट जो, उसमें भी कुछ पार्टिकल्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फैलाता है, हमें वो चीज़ पता नहीं चलती, लेकिन बहुत ही ऐसी चीज़ें जो एनवायरनमेंट के लिए है, लेकिन क्या है वो चीज़ हमें ज़रूरत है तो हम वो करते हैं, लेकिन कम हमें क्या है वो चीज़ को कम से कम करना चाहिए। तो वही है एयर पॉल्यूशन का कारण। तो हिंदी में देखिए आप, वायु प्रदूषण विभिन्न प्रकार के स्रोतों से आते हैं। सबसे अधिक स्रोतों में से कुछ में वाहन, जो भी मैं बताया, वाहन, कार, बाइक, आप जो भी है, वन निर्माण निकास, जो भी आप निर्माण करते हो, जंगल की आग, जंगल में आग लग जाती है, ज्वालामुखी विस्फोट और अन्य प्राकृतिक स्रोत या भवन निर्माण में शामिल है। समझ गए आप? आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल, जितने भी आपके ऑटोमोबाइल हैं, कार हैं, बाइक हैं, ठीक है, बस हैं, ट्रक हैं, जो भी हैं, ऑटोमोबाइल के अंदर आते हैं। उसके अंदर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती ही निकलती, जितने भी आप कार, बाइक ले लो, ट्रक ले लो, तो उससे ये चीज़ें निकलती हैं। सभी वर्गों के ऑटोमोबाइल कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। ये आपका पॉल्यूटेंट है, ये आपके प्रदूषक हैं जितने भी हैं, ये आपका एयर पॉल्यूशन फैलाता है, ठीक है, वायु प्रदूषण फैलाते हैं। तो इससे क्या क्या हमें इम्पैक्ट होते हैं, इसका क्या असर होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी आप इसके कारण देखिए, किसके कारण वायु प्रदूषण होता है। आगे देखिए आप, पहला इंग्लिश में, दूसरा हिंदी में। द बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल, ये आप कर लीजिए क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। और फोसिल फ्यूल कौन कौन से होते हैं? पहला क्या है? कोल, कोयला, पेट्रोल, दूसरा नेचुरल गैस। द बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इज द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसका मतलब समझे, जो कोल है आपका, अब पेट्रोल और नेचुरल गैस, ये आपका सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट फैलाने वाला एक सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, इससे सबसे ज़्यादा आपका पॉल्यूशन फैलता है आपके इन्वायरमेंट में। फोसिल फ्यूल्स कंटिन्यू टू बी इन अ वाइड यूज फॉर हीटिंग, हीटिंग मतलब हीट होती है, टेम्परेचर बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा। इससे हम कोई भी चीज़ आप चला लो, आप गाड़ी चलाते हो तो धुआं तो निकलती हो, गर्म होती है, आपने देखा होगा, उससे भी तो टेम्परेचर बढ़ता है। ये चीज़ आप खुद भी सोच सकते हो। टू ऑपरेट ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जो भी व्हीकल्स हैं, जैसे कि बस है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स इधर से उधर जो भी आपका पैसेंजर्स, बस हैं, ट्रक्स हैं, जो भी काम के लिए है, तो उसमें भी हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं ना, उससे भी पॉल्यूशन निकलता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसमें भी बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट लगाया जाता है, उसमें भी हम लोग पेट्रोल और कोयला यूज़ करते हैं। पता है ना आपको, कोयला, कोल इंडस्ट्री, उससे कितने बहुत धुएँ निकलते हैं। आप कभी कोल इंडस्ट्री जाके देखो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वो भी काला काला पूरा धुआं दिखेगा आपको, तो उससे बहुत पॉल्यूशन होता है। एंड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग में जो भी आप चीज़ बनाते हो, कार बना लो, जो भी चीज़ बना लो, आप बस बना लो, ट्रक बना लो, तो उससे बहुत पॉल्यूशन होता है। एंड इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि हमें कोयला का यूज़ है, पेट्रोल का यूज़ है, नेचुरल गैस, इस जो भी चीज़ होती है यहाँ से भी बहुत सारे गैस निकलते हैं। तो और बर्निंग दिस फ्यूल्स, जो भी फ्यूल है आपका, फोसिल फ्यूल जो भी हम बर्न करते हैं, उसमें उसको हम जब जलाते हैं, जलाएंगे तभी तो एनर्जी मिलेगा हमको। जब कोई भी इंडस्ट्री में फ्यूल आप डालो या गाड़ी में आप डालते हो, व्हीकल में डालते हो, तो उसको पहले बर्न करते हैं तभी तो इंजन चलता है। तो बर्निंग मीन्स उसको जलाना। बर्निंग दिस फ्यूल्स, जो भी ये चीज़ फ्यूल्स जलते हैं, काउज स्मोक, धुआं होती है, आपको पता है बाइक से कितना धुआं निकलता है, कभी कभी आप देखते होगे। एसिड रेन होती है, इसको कहते हैं हिंदी में अम्ल वर्षा। और ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको एसिड रेन के बारे में पता होना चाहिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं, एसिड रेन। तो क्या होता है? फॉसिल फ्यूल से स्मोक, धुआं होगा, जब इसको हम जलाएंगे, बर्न करेंगे, एसिड रेन हो सकता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हो सकते हैं, इससे ग्लोबल वार्मिंग होगा। हिंदी में देखिए आप, कोयला, पेट्रोल और जो भी प्राकृतिक गैस हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाना वायु प्रदूषक का सबसे बड़ा स्रोत है। पता चल गया आपको? हीटिंग के लिए मैंने बताया, हीटिंग मतलब गर्म होता है, इससे आपका तापमान बढ़ता है, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है आपका। और फिर वही परिवहन वाहनों के लिए, जो भी आप परिवहन वाहन के संचालन में लाते हैं, जैसे आपके बस लाते हैं, टेम्पो लाते हैं, ठीक है ना, उससे भी धुआं निकलता है, उसके लिए भी आपको पेट्रोल चाहिए। फिर बिजली पैदा करने में बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उसमें भी पेट्रोल चाहिए, कोयला चाहिए, ठीक है, उससे धुआं निकलता है। और फिर निर्माण, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी चीज़ आप प्रोडक्शन करते हैं, बनाते हैं, और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईंधन का व्यापक उपयोग होता है।
इन ईंधनों को जलाने से स्मॉग, मैंने बताया आपको, जब भी ईंधन को आप जलाते हो धुआं होगा, अम्ल वर्षा होगा और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये आपको पता है। तो आइए हम लोग देखते हैं ग्रीन हाउस गैस से आपका एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण, वो गर्म भी होता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो एसिड रेन पहले आप देख लीजिए होता क्या है। तो एसिड रेन में क्या होता है, ये आप याद कर लीजिए, HNO3 और H2SO4 के कारण होता है, आपको पता है। तो एसिड रेन में क्या होता है, आपका दो गैस SO2 और NO2। तो ये जब आपका एनवायरनमेंट में जब आप ऊपर जाते, जब ये दो गैस SO2 और NO2 जब वायुमंडल में जाती हैं, जिसमें कि SO2 और NO2 मेन है, यही वायुमंडल में बहुत सारे मेनली यही गैस जाती है। तो जब ये गैस ऊपर जाती है तो जलवाष्प, जो भी ऊपर जो आपका रेन है, जो रेन होने वाला है, जलवाष्प उससे मिल जाती है। आपका H2O होता है, जो बारिश होती है वो भी तो वाटर है, जो आपका रेनफॉल हो तो उससे ऊपर में जाके मिल जाती है। और उसके मिलने के बाद when pollutant like SO2 and NO2 get added in H2O of rainfall, जो भी आपका वाष्प है, जो आपका बारिश होता है, then they causes formation of H2SO4, ठीक है, एंड HNO3। मैं आपको बता दिया ये चीज़, यहाँ पे HNO3 H2SO4। मैं आपको क्या बोला, ये जो दो गैस हैं SO2 और NO2 जो आपके वायुमंडल में जाती हैं और जो वाष्प से मिलती है, वाष्प क्या होता है, आपका पानी होता है, वाष्प H2O, उससे मिलने के बाद ये जब दोनों इससे मिलते हैं तो एक अलग फॉर्मेशन बनाती है H2SO4 और HNO3, ठीक है, ये दोनों बनाती है। और जब ये नीचे गिरती है बारिश की तरफ, जब ये नीचे गिरती है पृथ्वी पे, तो एसिड रेन होता है। आप समझ गए, ये दोनों गैस आप याद रखो, ये दोनों जब बारिश के साथ गिरती है गैस, तब एसिड रेन होती है और अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए। प्रमुख गैस कौन से हैं, SO2 और NO2। ये जब वायुमंडल में जाती है, वाष्प से मिलती है, रेन से मिलती है, रेनफॉल, तो H2O के साथ, तो इसके कारण क्या होता है, कॉज फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, H2SO4 बनाती है और HNO3 बनाती है। तो वो जब पृथ्वी पे गिरती है तो अम्ल वर्षा के रूप में गिरती है, ठीक है, आप समझ गए। तो आगे देखिए आप, इसके प्रभाव क्या हैं ये भी आप देख लीजिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स के आधार पे जो भी हैं पॉल्यूटेंट, सेवरल इफेक्ट कैन बी नोटिस, बहुत सारे जो उसके असर हैं वो नोटिस किया जा सकता है। द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन कैन बी सीन एज एसिड रेन, मैंने बताया, अम्ल वर्षा। तभी तो आप जब पॉल्यूशन ही तो है, SO2 मैंने बोला, NO2 जो गैस है बहुत इंडस्ट्री से जो निकलती, मैं बताया आपको, जो ऑटोमोबाइल से, तो उसके वजह से एसिड रेन होता है, अम्ल वर्षा। और क्रॉप डिप्लेशन, ये देख लीजिए, क्रॉप डिप्लेशन मतलब फसल जो आप बोते हो, कभी कभी देखते हो आगे को किसी जगह पे बहुत कम फसल होने लगी आज के टाइम में, तो वो भी प्रदूषण के वजह से ही होती है। क्रॉप डिप्लेशन का मतलब फसल की कमी। हाई रेट्स ऑफ अस्थमा पता है आपको, जो सांस लेने में जिससे लोगों को दिक्कत होती है, उस बीमारी को हम लोग अस्थमा कहते हैं। तो हिंदी में देखिए, वायु प्रदूषकों की एकाग्रता के आधार पर कई प्रभाव को देखा जा सकता है। प्रदूषण के प्रभाव को अम्ल वर्षा, फसल की कमी और अस्थमा मैंने बताया, सांस की जो लेने में दिक्कत होती है उसी को कहते हैं। अस्थमा की उच्च दर आदि के रूप में देखा जा सकता है। प्रभाव आप देख लिए, और देखिए प्रभाव, क्योंकि प्रभाव आपको बहुत लिखना है एग्जाम में, एक थोड़ी ना लिखना है, अच्छे नंबर लाने तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है आपको पॉइंट्स। और प्रभाव देखिए यहाँ से भी होते हैं, ऑटोमोबाइल ऑफ ऑल क्लासेस एमिट कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। सभी वर्ग के ऑटोमोबाइल क्या करते हैं, ये सारे गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। इससे आपके एनवायरनमेंट में, आपके पर्यावरण में आपके प्रभाव देखे जा सकते हैं। आप देखिए आगे कौन कौन से प्रभाव है। तो ये मैंने आपको टेबल बना दिया है, ठीक है। ये टेबल में आपका क्या है, पहला पॉल्यूटेंट्स, जो भी प्रदूषक हैं उसका नाम है, दूसरा सोर्स, कहाँ से आता है ये चीज़, और उसके असर क्या हैं। तो पहला टेबल इंग्लिश मीडियम के लिए है, क्योंकि इस एक टेबल में आ नहीं पाया हिंदी, और दूसरा टेबल मैंने बनाया इसके आगे, वो हिंदी मीडियम के लिए। तो दोनों मीडियम के दोनों जो भी स्टूडेंट हैं दोनों टेबल देख लीजिए। तो SO2 और H2S, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये कहाँ से आता है, इसका सोर्स क्या है, बर्निंग ऑफ कोल, जब आप कोयला को जलाते हो तो ये पॉल्यूटेंट आता है। और वॉल्केनिक इरप्शन, मैंने बताया ज्वालामुखी जब विस्फोट करती है तो ये दोनों पॉल्यूटेंट आता है। तो आप सोर्स समझ गए।
ये आप याद कर लीजिए, आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं। मैंने इस तरह से लिखा है कि आप एक बार में देख लो कि आपसे पूछा जाएगा कि पॉल्यूटेंट SO2 कहाँ से आता है, सोर्स क्या है, तो आप बताओगे। ऑप्शन जो भी हो दोनों में से एक, बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जलने से, या वोल्केनिक इरप्शन से, ठीक है। उसके इम्पैक्ट क्या है, उस काउजेज एसिड रेन, अम्ल वर्ड एसिड रेन होती है, और स्किन कैंसर इन ह्यूमन, हम जो भी ह्यूमन है उसको स्किन कैंसर हो सकता है इस पॉल्यूटेंट की वजह से, SO2 एंड H2S की वजह से। एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। अब देख लीजिए ये चीज़। और दूसरा पॉल्यूटेंट क्या है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कहाँ से आता है, सोर्स क्या है इसका, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन्स ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। इसका मतलब क्या हो पता है, जब आपने देखा होगा बहुत बार कार, टेम्पो या जो भी है, या बाइक आपने जब चलाया होगा तो आपने देखा होगा बहुत, मतलब टेम्पो से या बाइक से बहुत काला काला धुआं निकलता है। तो वो तब निकलता है इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब जो फ्यूल होता है उसके अंदर, जो भी आप पेट्रोल डालो, डीजल डालो, वो पूरी तरह से जलता नहीं है, इंजन में पूरी तरह से वो जलती नहीं है और आधा अधूरा निकल जाती है, तो कंप्लीट कंबशन हुआ। तो वो जब इस तरीका होता है, जब इंजन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो पूरी तरह से तेल अंदर पेट्रोल आपका फ्यूल जलता नहीं है, तो जिससे काला धुआं निकलता है पूरा। तो वहीं से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड उस धुएं में निकलती है। और दूसरा क्या, रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, मैंने बोला ऑटोमोबाइल मीन्स कार, बाइक, जो भी है, जितने भी ऑटोमोबाइल, बस, ट्रक, इससे निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड उसके धुआं से। और फॉरेस्ट फायर, जो भी जंगल में आग लगती है। तो ये मैं बताऊँ, सबसे जो आपसे पूछा जाए कहीं सबसे ज़्यादा हार्मफुल पॉल्यूटेंट कौन है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसके वजह से लोगों को डेथ भी हो सकती है, लोग मर भी सकते हैं। उसके असर देखिए, अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन। देखिए इसका असर बहुत गंदा है, जो आपका नर्वस सिस्टम है ना ब्रेन में, उसी को अफेक्ट करता है, उसको मतलब कुछ काम ही नहीं करने देता ये गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, जो आपके ऑक्सीजन में कुछ, मतलब जो आपके ब्लड है, आपके खून में कुछ ऑक्सीजन होता है, उसको क्या करता है, ये रोक देता है। मतलब पूरा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है आपके ब्लड में, जिससे आपका हेल्थ रिस्क हो सकता है, आपका डेथ भी हो सकता है, आप मर भी सकते हैं। और ग्रीन हाउस गैस होता है देखिए, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है और आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसका दूसरा टेबल देखिए आप, सेम है लेकिन ये हिंदी में है। पहला क्या है, प्रदूषक, उसके स्रोत क्या है, उसका प्रभाव क्या है। SO2 एंड H2S मैंने बता दिया, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, कोयला जलने से होता है उसका स्रोत, और ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। उसका प्रभाव क्या है, अम्ल वर्षा, मानव में त्वचा कैंसर और सांस की समस्या। मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक है, देखिए उसका स्रोत क्या है, अधूरे दहन के कारण आंतरिक दहन इंजन से उत्पादित। मैंने बताया जब आप फ्यूल डालते हो, तेल डालते हो किसी गाड़ी में, ट्रक, बस, बाइक, जो भी है, तो उसमें क्या होता है, पूरी तरह से आपका जो फ्यूल है, आपका तेल है, वो पूरी तरह से दहन नहीं होता, जलता नहीं है इंजन के अंदर, जिससे कि ये गैस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ऑटोमोबाइल मैंने बोला, कार, बस, ट्रक, बाइक जो भी है उससे निकलती है, और जंगल में जो आग लगती है उससे निकलती है। तो इसका प्रभाव क्या है, मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS को प्रभावित करता है, आपके ब्रेन को प्रभावित करेगा ये, ठीक है, माइंड को प्रभावित करेगा, जिससे आप का कभी कभी इस गैस से आप मर भी सकते हो, आपका डेथ भी हो सकता है। सबसे हानिकारक गैस है ये रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है। आप समझ गए, देखिए आपका जो रक्त है उसमें कुछ ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए, तो उसको ये गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड कम कर देता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा, आपको स्वास्थ्य जोखिम में वृद्धि हो जाती है, और ग्रीन हाउस गैस होता है इस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। तो देख लीजिए बहुत आसान लिखा हुआ है, आप बस इसको एक बार 2 बार लिखिए और याद कीजिए, और ऐसे ही लिखिए एग्जाम में भी टेबल बना के, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा आपको। और ये देखिए एक टेबल और है आपका, ये भी आपका वही है। और नेक्स्ट मैं आपका हिंदी बता दूंगा, पॉल्यूटेंट, उसके सोर्स और उसके इम्पैक्ट। मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है आपको कि कौन सा पॉल्यूटेंट, कौन सा गैस की वजह से क्या इम्पैक्ट, क्या असर होते हैं, उसके सोर्स क्या है, उसके स्रोत क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS, ये देख लीजिए, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है CFCS। तो पॉल्यूटेंट, इसके सोर्स क्या है, इसके स्रोत क्या है, रेफ्रिजरेटर, जो भी आप घर में फ्रिज यूज़ करते हो, और एयर कंडीशन, पता है आपको, एयर कंडीशन में जो आप यूज़ करते हो घर में या कहीं भी, और फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स, उससे ये पॉल्यूटेंट, उससे ये गैस निकलती है, ठीक है। तो ये गैस का क्या प्रभाव होता है, ये जब गैस निकलती है तो आपके वायुमंडल में, आपके एनवायरनमेंट में जाती है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मतलब तापमान, उसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ा देता है, ठीक है, वो उसका टेम्परेचर हाई कर देता है।
टेम्परेचर विल इंक्रीज ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, देन द इम्पैक्ट विल बी हाईली डिस्ट्रक्टिव टू द ओजोन लेयर। जहाँ आपका ओजोन लेयर है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। ग्लोबल वार्मिंग तो मेन रीजन तो यही है, जब टेम्परेचर आपके एनवायरनमेंट में बढ़ेगा देन द प्रॉब्लम विल बी क्रिएट एंड द हाईली डिस्ट्रक्टिव टू द ओजोन लेयर। तो इम्पैक्ट आप समझ गए CFCs का क्या होता है। एंड सेकेंड इज ओजोन, इसको ओजोन कहते हैं O3। इसके वजह से क्या, इसका सोर्स क्या है देखिए, इट्स प्रोड्यूस ड्यू टू इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स। इंडस्ट्री जो भी है उसके व्हीकल, उसके कारण ये सोर्स है इसका, और फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग के वजह से। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपके जैसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जैसे कि पूछ दिया जाएगा कि फॉरेस्ट फायर से कौन सी गैस निकलती है, जंगल में जब आग लगती है उससे कौन सी गैस निकलती है, तो आप क्या बोलोगे O3, ओजोन। ठीक है, ऐसे आप याद कीजिए। और ओजोन O3 का इम्पैक्ट क्या है, काउजेज वाटरी एंड EC आइज। आँखों में आपके पानी आएंगे और आँखों में EC आइज हो जाएंगे, मतलब आँखों में आपको खुजली टाइप का होने लगेगा, इसके असर होंगे आपको। और चेस्ट पेन, आपके सीने में, आपके छाती में दर्द होगा। समझ के, देखिए आसान लिखा हुआ है, मैं आपको नहीं भी पढ़ाऊँ फिर भी आप समझ जाओगे, बस आप खुद से ही पढ़ लो तो बहुत आसान है। बस आप देख लीजिए एग्जाम में आपको लिखना कैसे है। NO2, ठीक है, NO2 देखिए आप, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये इसका सोर्स क्या है, बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड मोटर व्हीकल्स। जब आप जो भी आपका वेस्ट है ऑर्गेनिक, उसको आप जब जलाते हो, और जो भी मोटर व्हीकल है, जो जैसे होता है ना जब आपके ख़राब हो जाते हैं तो उसको जला देते हैं बहुत जगह लोग, उसको अलग मेल्ट करने के लिए अलग प्रोसेस है, तो उससे ये धुआं निकलता है। ठीक है, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, बर्निंग ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। इसके इम्पैक्ट क्या है, असर क्या है, काउजेस एसिड रेन। एसिड रेन होता है इन द फॉर्म ऑफ HNO3, मैं बताया हूँ HNO3 एंड H2SO4 की वजह से एसिड रेन होता है। एंड दूसरा इम्पैक्ट असर क्या है, हार्ट एंड लंग्स प्रॉब्लम, आपके हार्ट में प्रॉब्लम होगा एंड लंग्स में प्रॉब्लम हो सकता है इस गैस की वजह से। तो इसका हिंदी में देख लीजिए, सेम लिखा हुआ है, बस हिंदी में है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। उसके स्रोत क्या है, रेफ्रिजरेटर, मैंने बोला फ्रिज में उपयोग किया जाता है ये गैस, और एयर कंडीशनर। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, आपका तापमान बढ़ेगा, CFCs की वजह से आपका तापमान बढ़ेगा, जिससे आपके पर्यावरण में ज़्यादा आपका गर्मी लगेगा आपको, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। प्रभाव क्या है इसके, ओजोन परत के लिए बहुत ज़्यादा विनाशकारी है ये। दूसरा देखिए ओजोन O3, इसका उत्पादन उद्योग और वाहन के कारण होता है। जो भी वाहन और उद्योग से जो भी धुआं निकलता है उसके कारण होता है ये, और जंगल में आग लगने की वजह से। ठीक है, तो उसके प्रभाव क्या है, पानी और खुजली वाली आंखें का कारण बन जाता है। आपकी आंखों में पानी आने लगेगी, बहुत आप देखे होंगे कभी कभी आपकी आंखों में होता है, तो इसका कारण यही है। ठीक है, और आंखों में खुजली भी होने लगती है और छाती में दर्द होने लगता है इसका। और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो भी जैविक कचरे हैं और मोटर वाहन को जलाना, जब भी आप जैविक कचरे और मोटर वाहन को जलाते हो तो उससे जो गैस निकलती है वो क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके प्रभाव क्या है, HNO3 के रूप में अम्ल वर्षा का कारण बनता है। मैं बता चुका हूँ आपको अम्ल वर्षा का कैसे होता है, और हृदय और फेफड़ों की समस्या होने लगती है, कौन सी गैस की वजह से, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आप चीज़ देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि हृदय और फेफड़ों की समस्या के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है, आप क्या बोलोगे, NO2। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको पूछेगा कि जो जंगल में आग लगती है उससे कौन सी गैस निकलती है, आप क्या बोलोगे, ओजोन O3। ठीक है, और अगर रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में से कौन सी गैस निकलती है, एयर कंडीशन से, आप क्या बोलोगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। तो आप चीज़ याद कर लीजिए, आपके मेंस के लिए भी ये है और प्रीलिम्स के लिए भी है। चलिए आगे देखते हैं। तो एयर पोल्यूशन का कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये आप देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण है। वायु प्रदूषण नियंत्रण, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। तो पहला क्या है, ये तो आपको पता है लेकिन आपको लिख नहीं पाते, इसलिए आप ये चीज़ देख लीजिए। एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं हम लोग। पहला क्या है, अवॉइड यूजिंग व्हीकल्स, वाहनों के उपयोग से बचें। जो भी आप वाहन चलाते हैं कम से कम मतलब उपयोग कीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या आप देखिए, आप जब ये सिर्फ देख लीजिएगा तो आपको दिमाग में रहेगा कि हमें लिखना क्या है, इसलिए मैंने इतना आपको लिख के दिया है कि पीपल शुड अवॉइड यूजिंग व्हीकल्स। पीपल को, जो भी लोग हैं, हम लोग हैं, उसको व्हीकल अवॉइड करना चाहिए फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। जो भी कम डिस्टेंस के लिए जाते हैं, जैसे बहुत लोगों ने बगल में भी गए तो बाइक से चले गए, तो नहीं जाना है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए नहीं जाना है।
रेदर दे शुड प्रीफर पब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो भी पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्ट चलती है, जैसे बाहर आपने देखा होगा पब्लिक के लिए, जैसे कि ई रिक्शा चल रहा हो, बस चल रहा हो, टेम्पो चल रहा हो, आप उससे जाइए, अपना बाइक से मत जाइए, क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, जो बस है, टेम्पो, वो तो रोड पे चलेगा ही, और आप भी ले जाओगे वो एक्स्ट्रा हो गया, वो भी आप चलाने लगोगे, तो वो आप मत ले जाओ। मतलब कम डिस्टेंस के लिए आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको आप यूज़ कीजिए, ठीक है। फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस नॉट ओनली प्रिवेंट्स पॉल्यूशन, ये सिर्फ पॉल्यूशन या प्रदूषण को नहीं रोकता, क्यों, और ये जो भी एनर्जी है वो भी बचाता है। जैसे कि आप मतलब अपने बाइक से नहीं गए, बाहर गए, दूसरा जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे आप गए, तो एनर्जी को बचाता है, जो भी फ्यूल्स हैं उसको बचाएगा, ठीक है ना। वो आपके बाइक में तो रहेगा ही, ख़त्म थोड़ी ना होगा, जो भी फ्यूल्स हो एनर्जी को भी बचाता है। आप समझ गए कि इससे दो फ़ायदा हो रहा है आपको। हिंदी में देख लीजिए, लोगों को कम दूरी के लिए वाहनों का उपयोग करने से बचना चाहिए, ठीक है, बल्कि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के सार्वजनिक साधनों का प्राथमिक देनी चाहिए, ठीक है। मैं बता चुका हूँ आपको, यह न केवल प्रदूषण को रोकता है बल्कि ऊर्जा का संरक्षण भी करता है, बल्कि ऊर्जा का जो भी एनर्जी है उसका संरक्षण भी करता है। आप समझ गए। तो देखिए आगे आप, दूसरा क्या है, और हम प्रदूषण का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम एनर्जी कंजर्वेशन करके, ऊर्जा का संरक्षण करके कैसे कर सकते हैं। और लार्ज नंबर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के बारे में तो बताया मैं आपको, जो कोल होता है, कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस, अर्बन, जब हम इसको जलाते हैं तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को जो हम जनरेट करते हैं उसके लिए हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं। देयरफॉर डू नॉट फॉरगेट टू स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस व्हेन नॉट इन यूज़, ठीक है। तो हम लोग जब फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तभी तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, हमें लाइट मिलती है, ठीक है ना। तो जब भी आप घर से बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, जब आपको ज़रूरत नहीं है लाइट ऑन करने का, टीवी नहीं चलना चाहिए, पंखा नहीं चलना चाहिए, ठीक है, आप जब हो तभी चलाओ। तो ये आपको बोला, देखिए ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ आप करते भी हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको पता है, मुझसे अच्छा पता है आप लोगों को। दस यू कैन सेव द एनवायरनमेंट एट द इंडिविजुअल लेवल, मतलब आप अपने मतलब खुद करके भी, इंडिविजुअल लेवल मतलब आप व्यक्तिगत स्तर पे, मतलब मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, ऐसा आप सब कर सकता है, ठीक है। अगर आप बाहर बालकनी में गए, रूम में पंखा चला, उसको बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, एनर्जी बचेगी। फॉसिल फ्यूल जो फ्यूल्स हैं कम से कम यूज़ होगा, कम से कम उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ गए पॉइंट। तो बिजली बनाने के लिए बड़ी संख्या में जीवाश्म ईंधन जलाए जाते हैं, पता है आपको, इसलिए उपयोग में नहीं होने पर बिजली के उपकरणों को बंद करना ना भूलें। इस प्रकार आप व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो ये पॉइंट है, देखिए आसान है, बस आप एक बार देख लीजिएगा ना तो भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं उसको। आगे देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, इससे हम कैसे कंट्रोल करें एयर पॉल्यूशन को, वायु प्रदूषण को। यूज ऑफ क्लीन एनर्जी रिसोर्स, स्वच्छ ऊर्जा साधनों का उपयोग करके। कैसे, देखिए द यूज ऑफ सोलर मतलब पता है, सोलर एनर्जी जो कि सूरज से लेते हैं, सन से लेते हैं, विंड एनर्जी जो हवा से लेते हैं, एयर से लेते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी के बारे में मैं बता दूंगा आपको। और जियोथर्मल एनर्जी मतलब क्या बोला, रिड्यूस एयर पॉल्यूशन एट लार्जर लेवल, बहुत बड़े लेवल पे हम अगर इस एनर्जी का यूज़ करें, सोलर एनर्जी का, सोलर, विंड एनर्जी, हवा से लेते हैं, मतलब कोई तेल का, हमें कोई पेट्रोल का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ करें, का उपयोग करें, तो हमें कोई तेल, कोई फॉसिल फ्यूल, कोई पेट्रोल का यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा, जिससे हमारा प्रदूषण नहीं फैलेगा, ठीक है। तो सौर, पवन और भूतापीय ऊर्जा का उपयोग वायु प्रदूषण को बड़े स्तर पर कम सकता है। सोलर तो आपको पता है, विंड भी पता है। सोलर मतलब पता है सूरज से जो लेते हैं, और विंड मतलब हवा से लेते हैं। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है पता है आपको, जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है, भूतापीय ऊर्जा में जो आपका समझ लीजिए धरती है, अर्थ है, तो उसके नीचे भी कुछ हीट है, उसके नीचे भी कुछ एनर्जी है, ठीक है। उसके नीचे से हम लोग एनर्जी को निकालते हैं, आपके अर्थ के नीचे से, धरती के नीचे से, और उसको हम अर्थ के नीचे से जनरेट स्टीम जनरेट करते हैं, ठीक है। वाष्प जनरेट करते हैं, वाष्प, ठीक है, या स्टीम जनरेट करते हैं, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं, उससे हम बिजली डेवलप करते हैं। समझ गए। जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है कि यूज हीट फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ टू जनरेट स्टीम, आपके अर्थ के नीचे, बहुत नीचे आपका कुछ हीट है, पता है आपको, एनर्जी है, तो उससे हम बाहर निकालते हैं, उसको हम वाष्प में
जनरेट करते हैं, मतलब बनाते हैं, स्टीम के कन्वर्ट करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी और बिजली बनाते हैं। ये समझ गए? तो उससे क्या होगा, कोई प्रदूषण होगा ही नहीं, कोई हम फ्यूल यूज़ ही नहीं करेंगे, कोई पेट्रोल को गैस यूज़ ही नहीं करना है। ठीक है, आगे देखिए आप। तो आइए अब हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी योजना क्या है। सरकारी योजना और गवर्नमेंट स्कीम क्या क्या चलाई गई है पॉल्यूशन, प्रदूषण को रोकने के लिए, एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो आई थिंक कि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, बट डोंट वरी, आप चिंता ना कीजिए, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में अगर आपको सब कुछ मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर है। अगर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे। तो आप लोग आराम से देखिए, उतना कोई नहीं है, 1 घंटा का से ज़्यादा का तो बनेगा नहीं, तो बहुत कम टाइम में आप देख लोगे सब कुछ। अगर आप सब कुछ समझ जाते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना टाइम लगा आपको। तो आगे देखिए आप, गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी हैं। तो आप लोग आराम से एंजॉय करके पढ़िए, टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ को। आप इजीली कोई भी एग्ज़ाम और कुछ भी अच्छे से समझ सकते हो। बस आप ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए, अच्छे से लिखिए। तो देखिए गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सा है। तो पहला क्या है, फर्स्ट नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में NAQI बोलते हैं। ये भी आप देख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए। उसका हिंदी क्या है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो गवर्नमेंट ने ये NAQI नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक बनाया, जिससे कि हमें पता चले कि एयर पॉल्यूशन कितना है, वायु प्रदूषण कितना है। तो देखिए आप, ये कब बनाया गया, इन अक्टूबर। तो ऐसे लिखिए आप, ऐसे लिखिएगा तो आप जो कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा कि कितना अच्छा लिखा है, मतलब उनको भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसे कुछ भी नहीं, मन से मत लिखिए। तो क्या है, इन अक्टूबर 14 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड एन इंडेक्स टू मेजर एयर क्वालिटी अक्रॉस द कंट्री। अक्टूबर 2014 में भारत सरकार ने देश भर में वायु गुणवत्ता को मापने के लिए एक सूचकांक शुरू किया। समझ गए आप? ये कब किया गया, 2014 अक्टूबर में। तो इसमें क्या क्या होता है देखिए आप आगे। तो इसमें क्या होता है कि मतलब ये NAQI जो है आपका लॉन्च करने से पहले गवर्नमेंट ने उससे पहले भी एयर पॉल्यूशन को, वायु प्रदूषण को मापने के लिए एक इंडेक्स बनाया, एक सूचकांक बनाया। उसको हम कहते थे P1 PM 2.5 और PM10। उससे हम लोग बताया जाता था कि अगर आपके वायु प्रदूषण PM और एयर का क्वालिटी, वायु का क्वालिटी PM 2.5 है तो आपका ऐसा प्रदूषण होगा, आपको ऐसी बीमारी हो सकती है, आप मर जाइए, जो भी है। तो ये जब बनाया गया तो बहुत सारे लोग थे ये इसको समझ नहीं पाते थे। सिर्फ गवर्नमेंट ही कुछ लोग थे जो समझ पाते थे कि अगर मैं PM 2.5 और PM10 बोलता हूँ तो इसके कारण ये इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये प्रभाव पड़ सकते हैं। तो अगर बहुत विच कॉमन पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ PM 2.5 एंड PM10 बट द न्यू एयर क्वालिटी इंडेक्स यूज़ कलर। तो जो नया NAQI बनाया गया, जिसके बारे में बता रहा हूँ आपको, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, कलर कोड किया, रंग अलग अलग रंग दे दिया, कलर कोड दिया और टेबल बनाया गया, जिससे कि हम लोग एयर क्वालिटी को देखें और उसका इफेक्ट क्या है हमारे हेल्थ पे। तो जो भी लोग हैं, जो भी कॉमन पीपल जैसे हम लोग हैं, हम लोग इजीली उसको समझ सकते हैं। तो देखिए NAQI के लॉन्च से पहले सरकारी एजेंसियां जो थी PM 2.5 PM10 आदि के साथ वायु गुणवत्ता के डाटा को प्रकाशित करती थी, ठीक है, जिससे आम लोग जो थे समझ नहीं सकते थे। लेकिन नए वायु गुणवत्ता सूचकांक हवा की गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को दिखाने के लिए एक रंग कोडित तालिका का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं। आगे देखिए आप। तो PM क्या होता है, मीनिंग ऑफ PM, जो PM हम जो PM कर रहे हैं, PM क्या होता है, मीनिंग ऑफ PM इज पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट, PM का फुल फॉर्म क्या है, पार्टिकुलेट मैटर, उसका मतलब पार्टिकल्स इन द एयर। जो भी पार्टिकल्स आपके एयर में, जो भी गैस CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, मीथेन, जो भी है, तो PM का जो भी आपके एयर में, जो भी आपके वायु में मौजूद है, जो भी कण, उसको हम PM कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। तो उसको हम लोग देखते हैं। PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर, हवा में मौजूद कण। टेबल देखिए आप। पहला क्या है आपका रंग। अब जो गवर्नमेंट बनाया गया, गवर्नमेंट जो नया एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया वायु को चेक करने के लिए, उसमें हमने टेबल में रंग डाल दिया, कलर। और सेकंड टेबल क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक। तीसरा क्या है, हेल्थ इम्पैक्ट, स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो तीसरे टेबल में है। देखिए आप। तो पहला कलर कौन सा है, ग्रीन, हरा।
तो हरा कलर अगर आपको दिखाया जाता है, हवा में हरा हरा कलर है, आपको बताया जाएगा, तो उसका मतलब क्या होता है, आपका एयर जो है, आपका वायु अच्छा है। अगर हरा कलर है तो अच्छा है, उसका पीएम क्या होगा, आपका जो पार्टिकुलेट मैटर है वो 0 से 50 होगा। ठीक है, 0 से 50 के बीच में तो आपका जो एयर है, हवा है, वो अच्छा है, उसका कलर क्या है, हरा, ग्रीन। तो उसका हेल्थ इम्पैक्ट, स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मिनिमम मतलब न्यूनतम, थोड़ा सा मतलब नहीं के बराबर पड़ेगा। और जब आपका कलर लाइट ग्रीन, हल्का हरा हो जाएगा, तब आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु का क्वालिटी क्या होगा, संतोषजनक, सेटिस्फैक्ट्री। तो उसमें पीएम क्या होगा आपका 51 से 100 के बीच में होगा, 51 to 100। तो उसमें स्वास्थ्य का क्या प्रभाव पड़ेगा, माइनर ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट, मतलब सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होगी। अगर आपका पीएम 51 से 100 के बीच में जाता है तो आपको सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, माइनर ब्रीथिंग प्रॉब्लम, डिस्कम्फर्ट होगी। और अगर आपका कलर गुलाबी दिखाया जाता है, पिंक दिखाया जाता है, तो मध्यम रूप से प्रदूषित, मतलब पहले से ज़्यादा प्रदूषित होगी, मॉडरेटली पॉल्यूटेड। तो पीएम क्या होगा, 101 से 100, 101 से 200 के बीच में होगा। तो उसका असर क्या पड़ेगा हमारे ऊपर, ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट टू अस्थमा पेशेंट, जो भी अस्थमा के रोगी हैं उसको सांस लेने में पहले से ज़्यादा दिक्कतें होने लगेगी। और एल्डरली और चिल्ड्रन, जो भी एल्डर और चिल्ड्रन हैं, जो भी बच्चे हैं या तो जवान हैं या तो जो भी अस्थमा के रोगी हैं, उनको भी इस एज में जब गुलाबी कलर हो जाएगा, जब पीएम इतना होगा 200 के लगभग, अस्थमा के रोगी, बच्चे और बुजुर्ग को सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। ठीक है, और जब पीला कलर हो जाएगा, येलो होगा, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु कैसा होगा, खराब हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। ठीक है, पीएम क्या होगा 201 से 300, 201 से 300 के बीच में। तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट टू ऑल, सभी को, जितने भी लोग होंगे वहाँ पे इस दायरे में, इस रीजन में जहाँ पे पीला होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स का कलर और पीएम इतने बीच में होगा, 300 के अप्रॉक्स, 300 के लगभग होगा, तो जितने भी लोग होंगे वहाँ पे सभी को सांस लेने में तकलीफ होने लगेगा। तो ऐसे आप एग्जाम में लिखिए, परीक्षा में लिखिए, तो आपको लिखने में भी अच्छा लगेगा और आपको नंबर भी बहुत अच्छा मिलेगा। आगे देखिए आप, तो दूसरा क्या प्रभाव पड़ेगा, जब आपका लाल कलर हो जाएगा, रेड हो जाएगा, तो वो वेरी पुअर, बहुत ख़राब हो जाएगा। आपको जो वायु है, आपका एयर क्वालिटी है, वायु गुणवत्ता है, बहुत ख़राब हो जाएगा। उसका पीएम क्या होगा 201 से 300 के बीच में, 201 to 300। सॉरी, आई थिंक देयर इज़ सम मिस्टेक इन आवर वीडियो, ये आपका गलत है यहाँ पे लिखा हुआ, इसको आप सही कर लीजिएगा। पीएम क्या है आपका 301 to 400। ठीक है, 301 से 400 के बीच में ये वाला तो बहुत ख़राब हो जाएगा। अगर रेड कलर है बहुत पुअर हो जाएगा, बहुत ख़राब। और आपका पीएम क्या होगा 301 से 400 के बीच में होगा। ठीक है, तो उससे प्रभाव क्या पड़ेगा, रेस्पिरेटरी इलनेस ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, लंबे समय तक रहने पर सांस की बीमारी। अगर उस जगह पे जहाँ पे लाल है और पीएम 301 से 400 के बीच में, तो वहाँ पे अगर आप लंबे समय तक रहते हो तो आपको सांस की बीमारी होनी ही होनी है, तो उस जगह पे आपको नहीं रहना है। तो आप समझ गए। तो ये जब बनाया गया टेबल, तो आपको आप आसानी से पता चल जाता है कि कौन सी जगह पे कितना प्रदूषण है, कितना एयर खराब है, कितना वायु खराब है। और जब डार्क रेड, जब बहुत गहरा लाल, यहाँ पे हिंदी मैंने नहीं लिखा, जो भी डार्क है, जो भी आपका गहरा जब लाल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लाल, गहरा लाल, तो उससे सीवियर केस हो जाएगा। ठीक है, सीवियर केस मीन्स बहुत ज़्यादा खराब नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हिंदी आप लिख लीजिएगा, सीवियर मीन्स सीरियस केस, सीरियस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, इससे ऊपर कुछ नहीं होता, ये मतलब सीवियर केस है। तो पीएम क्या है 401 से 500 के बीच में इस यहाँ पर रहेगा। जब डार्क रेड होगा, गहरा लाल हो जाएगा, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपको, हेल्थ इम्पैक्ट ऑन इवन लाइट फिजिकल वर्क, सीरियस इम्पैक्ट ऑन पीपल विथ हार्ट एंड लंग्स डिजीज। इसमें क्या आप थोड़ा भी काम करोगे ना, कुछ भी काम करोगे तो आपको दिक्कत होने लगेगी, आपके हार्ट में प्रॉब्लम होगा, आपके दिल में प्रॉब्लम होगा, और आपके मतलब जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उसमें प्रॉब्लम होने लगेगा। तो ये आपका सीवियर केस है, आपका सीरियस केस है, ये वेरी वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा ख़राब केस है आपका ये। जब आपका डार्क रेड होगा, गहरा लाल होगा, तो क्या होगा, पीएम 401 से 500 के बीच में होगा। और आपका जो यहाँ तक कि हल्के मतलब सारी काम आप जब करोगे तो आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा, और दिल और फेफड़ों के रोगों वाले लोगों पर गंभीर
गंभीर प्रभाव पड़ेगा। आप समझ गए कौन सा कलर से, कौन सा रंग से क्या होता है और उसका पीएम कितना होता है, तो क्या दिक्कत होती है, क्या आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ देखिए आप, पहला क्या था, NAQI, वायु को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा क्या है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। पहला आप देख लिए NAQI था आपका, और दूसरा क्या है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सफर, SAFAR, सफर। ये भी देख लीजिए आप। इसका हिंदी क्या है, वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और अनुसंधान की प्रणाली। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, गवर्नमेंट स्कीम है आपको। तो आपके मेंस में आता है गवर्नमेंट स्कीम लिखने के लिए, एयर पॉल्यूशन को कैसे गवर्नमेंट स्कीम, कौन कौन सी स्कीम लाई गई, तो ये आप लिखिएगा। दूसरा क्या है, वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और अनुसंधान की प्रणाली। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका वायु पॉल्यूशन है, जो एयर पॉल्यूशन, इसमें क्या करते हैं, सफार में पहले ही पता कर लेते हैं कि किस जगह पे कितना पॉल्यूशन हो सकता है। तो देखिए क्या देखते हैं हम लोग इसमें, पहले देखिए, SAFAR इज डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल, IITM पुणे। ये इसको पुणे में बनाया गया, IITM में। एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD दिल्ली में बनाया गया इसको। ये चीज़ भी आप एग्जाम में लिखिएगा। SAFAR सफर को भारतीय उष्णकटिबंधीय विज्ञान संस्थान IITM पुणे और भारतीय मौसम विभाग IMD दिल्ली द्वारा विकसित किया गया। इसी का इंग्लिश है ये, इसकी का हिंदी है, ठीक है। तब समझ के इसको कहाँ डेवलप किया गया और इसका यूज़ क्या, इसका उपयोग क्या, देखिए आप। इट कैन फोरकास्ट क्वालिटी ऑफ एयर फॉर 24 आवर्स विथ 72 आवर्स इन एडवांस। इसका मतलब क्या हुआ, फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, पहले, पूर्वानुमान मतलब पहले ही हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं, ठीक है, पहले ही पता कर लेते हैं कि उस जगह पे इतना वायु पॉल्यूशन होगा, इतना प्रदूषण हो सकता है। तो इसमें क्या है, ये जो आपका सिस्टम है सफ़र, इसमें क्या है कि इसमें हम लोग 24 घंटे पहले ही पता कर लेते हैं कि किसी जगह पे इतना प्रदूषण हो सकता है, और 72 आवर्स इन एडवांस, और 72 घंटा एडवांस में ही हम लोग पता कर लेते हैं। तो हिंदी में देखिए, पहले 72 घंटे के साथ 24 घंटे पहले हवा की गुणवत्ता का पूर्वानुमान लगा सकता है। तो हवा की जो भी क्वालिटी होगी, कैसा है, गंदा है, ख़राब है, बहुत ख़राब है, तो वो 24 घंटे ही पहले और 72 आवर्स 72 घंटा एडवांस हम लोग पता कर लेते हैं। फिर उस जगह पे लोग नहीं जाते हैं, या उसको हम लोग सही करते हैं, कुछ भी करते हैं, गवर्नमेंट अपना स्कीम लगाती है वहाँ पे। यह वायु गुणवत्ता सूचनांक और स्वास्थ्य सलाहकार पर डेटा पे प्रदान करता है, ठीक है। ऑल्सो ये हेल्थ एडवाइजरी और एयर क्वालिटी इंडेक्स हमको देती है। ये जो सफ़र है आपका, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और अनुसंधान की जो प्रणाली है, ये हम लोग को स्वास्थ्य सलाहकार पर भी डेटा प्रदान करता है, ठीक है। ये हमें इट पब्लिश मैप फॉर डिफरेंट सिटी, कौन कौन सिटी में मैप दिखाती है कि कौन सिटी में एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है, कौन सिटी में पॉल्यूशन कम है, वो हमें बताती है, मैप बताती है, ठीक है। ये विभिन्न शहरों के लिए एक मानचित्र प्रकाशित करता है, कौन, सफ़र। ऑप्शन में भी आ सकता है, आपको देख लीजिए। और लास्ट पॉइंट क्या है, इन इंडिया, ये सफ़र जो है, जो मैंने बताया, फर्स्ट टाइम कहाँ लगाया गया था, फर्स्ट टाइम इंस्टॉल इन दिल्ली में ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ गेम। आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम जो 2010 में हुआ था, उस समय सफ़र को लगाया गया था, क्योंकि उस समय दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन थी, बहुत ज़्यादा प्रदूषण थी। तो इसलिए लगाया गया कि इन्हें पता करना था कि आगे पॉल्यूशन कैसा रहेगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले ही 24 घंटा पहले पता कर लेते हैं कि आगे पॉल्यूशन कैसा होगा। तो सबसे पहले भारत में कॉमनवेल्थ गेम 2010 के दौरान पहली बार सफ़र को दिल्ली में स्थापित किया गया था। तो आपको इतना ही पढ़ना है, वैसे भी क्लास बहुत बड़ी हो गई। तो एयर पॉल्यूशन में आपको मैंने जैसे जैसे बताया, और जिस टॉपिक से आपको इससे एग्जाम में क्वेश्चन आए वायु प्रदूषण से, उस टॉपिक को आप जैसे मैंने बताया वैसे लिखिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको फिर एक वीडियो बता के आपको बता दूंगा। अगर कुछ भी लगता है कुछ छूट गया इस क्लास में तो आप मुझे बोलिएगा, और कुछ भी आपको नया पढ़ना हो वो भी आप मुझे बताइए। तो ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आपको नए नए लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।